हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमी अलवीरा। वेलकम बैक टू टेस्ट टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े वीडियोस मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन का टॉपिक है एलर्स डेफिसिट थ्योरी। हम आज डिस्कस करने वाले हैं डेफिसिट थ्योरी, जो कि दिया गया था एलर के द्वारा ईयर 1989 में। हमारे पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अधिग्रहण को समझने के लिए अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के थ्योरीज को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे एलर की थ्योरी को। ये सेशन लैंग्वेज एक्विजिशन का लास्ट सेशन होने वाला है। हमने हमारे प्रीवियस सेशन में लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, बीएफ स्किनर और चॉम्स्की दोनों की क्या आइडियोलॉजीज थी, किस तरह से बिहेवियरिस्ट थियोरी और किस तरह से नेटिविस्ट थियोरी अपना अपना पर्सपेक्टिव्स बताते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर। इससे रिलेटेड भी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएंगी। अगर आपने हमारी ये वीडियोज़ मिस कर दिए हैं तो आज की थियोरी को देखने से पहले इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, तभी क्या है आपको आज की जो थियोरी है वो समझ आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअल में चल क्या रहा है यहाँ पर कंसेप्ट। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो टेस्ट टू एक्सीलेंस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे डेफिसिट थ्योरी के बारे में, अबाउट द थ्योरी। एक्चुअल में कौन सी थ्योरी है, किसने दिया है, कब दिया है, कैसे दिया था, ठीक है। तो थ्योरी से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसी के बाद में हम क्या है एक्चुअल थ्योरी क्या है उसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देख लेते हैं। एलर रेबेका जी हैज़ प्रपोज्ड हिज व्यू on why certain disadvantaged students show a high failure rate in school in his work। एलर रेबेका जी जो है उन्होंने क्या कहा है, जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स होते हैं मतलब कमज़ोर बच्चे मतलब फिजिकली कमज़ोर नहीं, जो कमज़ोर क्षेत्र से आने वाले जो बच्चे हैं, जब वो स्कूल में आते हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस है स्कूल में बाकी बच्चों के मुताबिक कंपैरिजन में इतना बेटर नहीं होता, बेहतर नहीं होता ज़्यादातर केस में। इस टॉपिक पर उन्होंने अपने कुछ विचार दिए हैं और उन्होंने अपना ये जो विचार है कहाँ पर व्यक्त किया है, उन्होंने अपनी एक आर्टिकल में व्यक्त किया है, एक बुक में उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और उनकी जो बुक है उसका नाम है जॉनी कांट टॉक आइदर द परपेचुएशन ऑफ द डेफिसिट थ्योरी इन क्लासरूम्स। एलर की जो बुक थी वो पब्लिश हुई थी ईयर 1989 में मई में, ठीक है। पर जो डेफिसिट थ्योरी एक्चुअल थ्योरी है वो आई थी ईयर 1960s में। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने आर्टिकल दिया था 1989 में और जो एक्चुअल थ्योरी है वो हुई थी 1960s में। क्लियर। एलर ने अपनी थ्योरी को कैसे समझाया है, क्या कहा है उन्होंने। थ्रू दिस आर्टिकल ही एनालाइजेज द डेफिसिट थ्योरी। उन्होंने अपनी इस आर्टिकल की मदद से जो डेफिसिट थ्योरी है उसको एनालाइज किया है, which suggests that children from lower socio-economic environment enter school without the linguistic resources needed for success। एलर ने अपनी आर्टिकल की मदद से जो डेफिसिट थियोरी है उसको समझाने की कोशिश की है। तो डेफिसिट थियोरी ये एनालाइज करता है कि जो बच्चे हैं लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो आते हैं उनका भाषा ज्ञान प्रॉपर नहीं होता जब वो स्कूल में एंट्री लेते हैं, मतलब जब वो अपना स्कूल स्टार्ट करते हैं। और इसी थॉट प्रोसेस के वजह से ऐसा माना जाता है जो बच्चे लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं वो लोग दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में इतनी जल्दी जो लैंग्वेज है उसको एक्वायर नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते। ओके, सजेस्ट दैट टीचर्स अवॉइड लेवलिंग चिल्ड्रन एज वर्बली इनेप्ट when their language does not conform to the teacher's linguistic मॉडल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो टीचर्स है ऐसे बच्चों को वो अवॉइड करती है लेबल करने में कि वो वर्बली इनेप्ट है, ठीक है। व्हेन देयर लैंग्वेज डज नॉट कन्फर्म टू द टीचर्स लिंग्विस्टिक मॉडल, मतलब जो टीचर है वो कोशिश करती है ऐसे बच्चों को काबिल समझने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टीचर को जो एक्सपेक्टेशन था उस बच्चे को देखकर उनको लगा था कि ये जो स्टूडेंट है ये एक परफेक्ट स्टूडेंट होगा, मतलब इसको जो भी वो टीचर सिखाएगी वो इजीली ग्रास्प कर लेगा, उसको अच्छे से समझ लेगा, सीख लेगा एक ही बारी में। पर ऐसा नहीं हो पाता है। वो देखती है जो बच्चा है वो उसको भाषा ही सीखने में सबसे पहले तो प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी चीज़ें वो कहाँ से सीखेगा। तो यहाँ पर टीचर क्या करती है, उसको लेबल कर देती है कि ये बच्चा क्या है, डेफिसिट है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कमी है जिसके वजह से ये बच्चा जो है वो ठीक तरह से सीख नहीं सकता, पुरजोर काबिलियत अपनी दिखा नहीं सकता है।
तो अब तो आपको थोड़ा आइडिया मिल ही चुका है कि यहाँ पर बच्चों की जो लैंग्वेज को डेवलप करने में, सीखने में जो इनेबिलिटी है उसको डिस्कस किया जा रहा है। इसी वजह से इस थ्योरी का नाम है डेफिसिट थ्योरी। ठीक है, डेफिसिट यानी कमी, अभाव जिसको हम कहते हैं, कुछ ना कुछ कमी होना। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में हम इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। डेफिसिट थ्योरी में क्या होता है? इन डेफिसिट थ्योरी इट इज अज्यूम दैट स्टूडेंट्स हु डिफर फ्रॉम द नॉर्म in a significant way is considered deficient and these deficiencies should be corrected through educational process। डेफिसिट थ्योरी में माना गया है कि जो स्टूडेंट्स है वो एक महत्वपूर्ण तरीके से डिफरेंट है, एक सिग्निफिकेंट वे में डिफर करते, एक दूसरे से अलग रहते हैं। ठीक है, उन्हें कमी माना जाता है। जो भी उनका जो डिफरेंस है ना, एक नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंगली एक जो कमज़ोर बच्चा है उस चीज़ को यहाँ पर उसकी कमी माना जा रहा है। और इन कमियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग डाइवर्सिटी से आते हैं और हर किसी को कोई ना कोई चीज़ जो है आती है और हर किसी में कोई ना कोई टाइप की कमी होती है, और उनकी इस कमी को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशनल प्रोसेस, मतलब उनको अच्छे से सिखाकर, उनको शिक्षा देकर। क्लियर? So in this context, Eller adds that all children who enter school are highly competent language users। Eller का ये मानना है कि जो भी बच्चे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं उस वक्त में वो हर एक बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कोई भी लैंग्वेज है वो उसको यूज़ करता है। बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे मे नॉट ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज़। अब वो कोई भी अपने डाइवर्सिटी या फिर कल्चर से आता है और उस कल्चर से आने के बाद जहाँ पर वो स्कूल में एडमिशन लिया है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो तो डिफरेंट है ही, और वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसके साथ वो कोप अप नहीं कर पाता। इसकी वजह से वो अपनी जो खूबियाँ हैं पूरी तरीके से दिखा नहीं पाता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक जो बच्चा है वो अपने नेटिव से, चाहे वो तमिलनाडु हो, वहाँ से वो मुंबई में शिफ्ट हुआ है। अब वो मुंबई में शिफ्ट हुआ है तो मुंबई की कॉलेज में या फिर स्कूल में एडमिशन लेगा, पर उसको वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज वो यूज़ कर सकता है? सबसे ज़्यादा उसका जो रीजनल लैंग्वेज था वो ज़्यादा अच्छी से वो स्पीक कर सकता है, बोल सकता है। पर जहाँ पर उसने एडमिशन लिया वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर एक हिंदी मीडियम स्कूल है, ठीक है, लेकिन उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो वहाँ पर वो अपनी कैपेबिलिटी कैसे दिखाएगा? अगर समझो कोई भी एनुअल फंक्शन है या कहीं पर है, वो जब अपने एरिया में था, अपने रीजन में था, तमिलनाडु में था, ठीक है, वहाँ पर क्या था, वो बहुत ही अच्छा बच्चा था लैंग्वेज को लेकर, लेकिन उसकी महारत किस में थी? तमिलनाडु का जो लैंग्वेज है उस चीज़ को लेकर। वहाँ पर जो भी वो स्कूल में फंक्शंस होता था वहाँ पर वो अच्छे से स्पीच एंड ऑल सब में पार्टिसिपेट कर पाता था, बिकॉज उसकी जो रीजनल लैंग्वेज थी वो बहुत ही अच्छी थी। पर जब वो मुंबई में शिफ्ट हुआ और यहाँ पर वो किसी भी फैसिलिटी मतलब फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि उसकी कमज़ोरी है इंग्लिश में, क्योंकि उसकी कमज़ोरी है हिंदी में, क्योंकि उसको ये दोनों लैंग्वेजेस क्या है, नहीं आते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत जो है वो दिखा नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से आप एक अलग डाइवर्सिटी को बिलोंग करते हो, आप एक अलग कल्चर को बिलोंग करते हो, और आपका जो लैंग्वेज है वो आपके कल्चर और आपके डाइवर्सिटी से मेल खाता है, दूसरे डाइवर्सिटी में, दूसरे कल्चर में वो मैचअप नहीं करता, तो आपकी जो काबिलियत है वो आप अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हो, दर्शा नहीं पाते हो खुद को। ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज़ से कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेटिव से आते हैं बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए, पर वहाँ पर निगलेक्टेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के जो लैंग्वेजेस है उसके साथ में कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसी के बेसिस में एलर ने हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई जो है वो बताई है। एलर टोल्ड द डिफिकल्ट ट्रूथ दैट देयर लैंग्वेज में बी परसीव्ड एज डेफिशिएंट। क्योंकि जो बच्चे अगर एक पर्टिकुलर रीजन से लेकर दूसरे रीजन में शिफ्ट होते हैं और वहाँ के रीजन के लैंग्वेज को नहीं पूरी तरीके से बोल पाते हैं या एक्वायर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर डेफिशिएंट माना जा रहा है, कमज़ोर माना जा रहा है, जबकि ये उसकी कमज़ोरी नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको सिखाओगे पेशेंटली तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो एक्वायर कर लेगा। कोई भी बच्चा पहले दिन मुंबई में आकर मुंबई की लैंग्वेज नहीं बोलना सीख सकता है। आप कहीं पर भी जाओगे, अमेरिका चले जाओगे तो पहले दिन जाकर आप अमेरिका के लेवल की जो इंग्लिश है वो आप नहीं बोल पाओगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है आप फेस करोगे ही। पर हमारे समाज की कड़वी सच्चाई यही है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस रीजन पे रहते हैं, वहाँ की लैंग्वेज अगर कोई दूसरा नया व्यक्ति आकर नहीं बोल पाता है तो हम उसको कमज़ोर मानते हैं, हम उसको निगलेक्ट करते हैं, हम उसको बहुत नीचा दिखाते हैं।
कि अरे इससे क्या बात करना, इसको तो हिंदी नहीं आती है बोलने के लिए, या फिर अरे इससे नहीं दोस्ती करना चाहिए क्योंकि इसको इंग्लिश नहीं आती है बोलने के लिए, हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करते जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको अच्छे से हिंदी बोलनी नहीं आती। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होती है ना हमारी, बहुत ही गलत होती है। चाहे ये टीचर हो या फिर ये स्टूडेंट हो, कोई भी ये एक्टिविटीज़ जो भी करता है इस तरह की, वो बहुत ही गलत होता है। इससे क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है और कहीं पर भी वो अपना जो परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से नहीं दिखा पाता है। यहाँ पर हम बच्चों के बारे में बात करें तो वो वहाँ पर वो स्कूल में बच्चों लोगों के साथ में मिक्सअप नहीं हो पाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नीचे गिर जाएगा और वो अपना जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वहाँ पर भी अपनी खूबियाँ नहीं दिखा पाएगा, वो वहाँ पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दिस automatic assumption that some students are more prone to academic success than others is known as the deficit theory। हम यही चीज़ ऑटोमेटिकली जो अज्यूम कर लेते हैं, दिमाग में जो धारणा बना लेते हैं कि कुछ जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, इसी धारणा को यहाँ पर डेफिसिट थियोरी माना जा रहा है। आई होप मैं क्लियर हूँ यहाँ पर कि डेफिसिट थियोरी किस चीज़ को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि डेफिसिट थियोरी क्या है? उन बच्चों की कमी जो नॉर्मल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं स्कूल में, और इसी वजह से उनका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा है और उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वहाँ पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से उनको डेफिशिएंट बच्चे माना जा रहा है और इसीलिए इस थियोरी को डेफिसिट थियोरी कहा गया है। अब यहाँ पर सबसे मेन एलिमेंट कौन है इस थियोरी का? स्टूडेंट और टीचर। स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, ये सब डिपेंड करता है टीचर के उम्मीदों पे, टीचर के एक्सपेक्टेशंस पे। टीचर की जो उम्मीदें होती है वो बच्चों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो असर है वो कर सकती है। अब इस चीज़ को हम एक पॉइंट के थ्रू देख लेते हैं। द डेफिसिट थ्योरी इज कंसिडर्ड एज अ डेंजर इन एजुकेशन। मतलब शिक्षा में डेफिसिट थ्योरी को सबसे बड़ा खतरनाक, मतलब खतरा माना जा रहा है, डेंजर माना जा रहा है। क्यों? बिकॉज टीचर्स एक्सपेक्टेशन कैन हैव लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। क्योंकि टीचर का जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, वो बच्चों के परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि टीचर आपसे क्या उम्मीद रखती है। अगर टीचर आपसे ज़्यादा हाई होप्स रखेगी या ज़्यादा उम्मीद रखेगी तो आउट ऑफ प्रेशर ऐसा हो सकता है कि आप फेल करो, या फिर आउट ऑफ प्रेशर आप क्या करो, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करो। तो ये सब चीज़ जो है आपका परफॉर्मेंस वो टीचर के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। व्हेन टीचर होल्ड डेफिसिट थ्योरी एटीट्यूड एंड जजमेंट, दे बिलीव इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव। जो भी टीचर इस एटीट्यूड के साथ में चलती है कि जो अगर बच्चा है वो कमज़ोर बैकग्राउंड से आया है, अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, अगर वो ऐसे घर से आया है जहाँ पर जो पेरेंट्स है इंग्लिश नहीं बोलते या फिर प्रॉपरली हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और इसी वजह से वो बच्चा क्या है, वो इंग्लिश नहीं सीख सकता या फिर हिंदी नहीं सीख सकता, ठीक है, और उनको अलग तरीके से ट्रीट करती है, तो यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के ऊपर में बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसे केस में क्या होता है, बच्चों का जो इम्प्रूवमेंट है एजुकेशन लेवल में वो इम्पॉसिबल हो जाता है, वो नहीं अच्छे से इम्प्रूव कर पाते, अपना जो एकेडमिक चीज़ है वो अपने पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पाते हैं यहाँ पर। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव एग्जाम्पल। अ टीचर माइट इनएडवर्टेंटली गिव मोर अटेंशन, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड बेटर ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स हु आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। यहाँ पर टीचर सबसे ज़्यादा ध्यान उन बच्चों के ऊपर देगी या फिर अच्छे से इंस्ट्रक्शन उनको देगी जो अच्छे से टीचर की बात को सुन रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं और जवाब भी दे पा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाया, आपने जो सिखाया सेम टू सेम बच्चे ने वही चीज़ एक्वायर किया, और जब आपने सवाल किया बच्चा वही चीज़ आपको बोल पाया, उसमें उसको कोई भी टाइप की डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। तो यहाँ पर बच्चे को क्या करेगी टीचर, ज़्यादा अच्छा नंबर देगी। क्यों? टीचर उसके परफॉर्मेंस से खुश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे का क्या हो गया, एकेडमिक लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर बच्चों का जो परफॉर्मेंस होगा, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका जो परफॉर्मेंस है अपने एजुकेशन में, अपने एकेडमिक में वो डेवलप हो जाएगा। पर टीचर के इसी एक्सपेक्टेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव एग्जाम्पल। इफ़ टीचर एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू डू पुअरली, दे विल प्रोबेबली डिलीवर इंस्ट्रक्शन ऑफ लोअर क्वालिटी इन रिस्पॉन्स टू द लोअर एक्सपेक्टेशंस। अभी बहुत टाइम क्या होता है, क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, दो उनको अच्छे से लैंग्वेज आती है, उनको इंग्लिश आती है या फिर हिंदी आती है,
पर वो बहुत ही मिस्चीवियस होते हैं, वो पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं देते, और एल्स वो ऐसे बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पर उनका जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो उनको घर पे ऐसा लैंग्वेज, उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है जहाँ पर जो उनका एजुकेशन है वो डेवलप हो सके। तो वहाँ पर टीचर उसको देख के एक अजम्पशन बना लेती है कि ये बच्चा जो है ना परफेक्ट स्टूडेंट नहीं कहलाता है, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड से आया है वो अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, लोअर बैकग्राउंड से आया है। तो इस केस में टीचर क्या करती है, उस बच्चे से कम उम्मीदें रखने लगती है। तो अब अगर आप किसी बच्चे से कम उम्मीद रखोगे तो क्लास में आप जब किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो तो उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। अगर वो किसी से बात कर रहा है, अगर वो क्लास के दौरान अटेंशन नहीं दिखा रहा है, मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर वो सो रहा है या निगलेक्टिव बिहेवियर दिखा रहा है अपने एजुकेशन की तरफ, क्योंकि आप जो चीज़ उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो वो उस चीज़ से फेमिलियर नहीं है, तो डेफिनेटली वो बच्चे को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। पहली बार, दूसरी बार आपको उसके लिए वो इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चा क्या है, परफॉर्म ही नहीं कर सकता, अच्छा कर ही नहीं सकता, तो क्या आप एफर्ट लेने वाले हो उस बच्चे के पीछे मेहनत करने के लिए? नहीं लेने वाले हो। और यहीं पर टीचर की गलती होती है कि हम यहाँ इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो डेवलप नहीं कर सकते। एज अ टीचर हमको कंटिन्यूसली बच्चों के पीछे लगे रहना पड़ेगा, चाहे वो डेवलप करे या नहीं करे, हमको कंटिन्यूसली ट्राई करते हुए जाना है कि बच्चों को हम किस तरह से क्या है सिखाए, तभी जो है वो आगे जाकर चीज़ों को डेवलप कर सके, चाहे वो लैंग्वेज हो या फिर कोई भी दूसरी चीज़ हो, हर चीज़ में महारत जो है वो हासिल कर सके। और इसके लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट कौन है? एक टीचर और उसका एक्सपेक्टेशन। तो इस तरह से जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें हैं, वो बच्चों के ऊपर असर करती है नेगेटिवली और पॉजिटिवली। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस थियोरी के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब डिसएडवांटेजेस। इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है एनकरेजेस स्टूडेंट्स डेलिक्वेंसी, मतलब स्टूडेंट की जो निग्लेजेंस बिहेवियर है, अगर वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है, क्लासरूम में ध्यान नहीं दे रहा है, उस चीज़ को एनकरेज किया जाता है इस थियोरी में। क्यों एनकरेज किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर टीचर का ये मानना है, उनके दिमाग में ये अजम्पशन है कि ये बच्चा जो है वो सही बैकग्राउंड से, मतलब लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ये जो है एकेडमिक्स में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसमें हम कम भी ध्यान देंगे या फिर इसके पीछे नहीं भी ध्यान देंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर बच्चा क्या है, निगलेक्टेड फील करता है और खुद भी अपने स्टडीज़ की तरफ निगलेक्टेड बिहेवियर जो है वो डेवलप करने लगता है। तो इस थियोरी में जो स्टूडेंट्स की डेलिक्वेंसी है उस चीज़ को एनकरेज किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट दे आर कंसिडर्ड एज रेमेडियल बाय देयर टीचर। जब कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को रेमेडियल समझती है, मतलब कमज़ोर समझती है, वो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि टीचर हमको क्या है, रेमेडियल समझ रही है। क्लासरूम में ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू बच्चे को ये सिग्नल मिलता है, जहाँ पर उसको ऐसा फील होता है कि जो हमारी टीचर है उनको ऐसा लगता है कि हम कमज़ोर बच्चे हैं। तो वहाँ पर बच्चे क्या है, एक नेगेटिव एटीट्यूड मन के अंदर डाल लेते हैं कि हम कमज़ोर बच्चे हैं ना, ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, और रेमेडियल क्लासेस में उनको फिर डाला जाता है। और वहाँ पर फिर क्या होता है, वो उनका बिहेवियर जो है कि हम नहीं कर सकते, हम कमज़ोर है, वो उनके दिमाग में घर कर जाता है, और वहाँ पर से क्या होता है, उनका परफॉर्मेंस जो है अपने एजुकेशन में, अपने एकेडमिक्स में गिरने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट परसीव देयर टीचर्स एपैथी। जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की जो उनके तरफ एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद है, बिहेवियर है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और ये नोटिस करते हैं जो टीचर है वो उनसे ज़्यादा खास उम्मीदें नहीं रखती है, और यही चीज़ उनके दिमाग में घर कर जाती है और वो ऐसा फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, अपने टीचर को खुश नहीं कर सकते, और इसी हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है उनके माइंड में सेटल हो जाती है। और इसी के बाद में क्या होता है, बच्चे क्या है, अपने ही एजुकेशन, अपने ही एकेडमिक के थ्रू, अपनी ही लर्निंग के थ्रू अपैथेटिक हो जाते हैं, मतलब उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसको निगलेक्टेड फील करने लगते हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर है उसके लर्निंग को लेकर वहाँ पर वो दिखाता नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल बन जाता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग कहें तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स लूज इंटरेस्ट इन स्कूल एंड कॉज ड्रॉपिंग आउट। इसी के वजह से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्कूल में उनका इंटरेस्ट चला जाता है, अरे स्कूल जाके क्या करना है, टीचर ध्यान देती नहीं, हमको पढ़ना नहीं है, मन नहीं लगता है पढ़ने में। और घर पे क्या होता है, पेरेंट्स कंटिन्यूसली प्रेशर बनाते कि सब बच्चों का परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। पर वो एक्चुअल में क्या मेन रीज़न है, किस वजह से उसके स्टूडेंट का, उनके बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर से बच्चे भी बहुत ही प्रेशराइज फील करते हैं और धीरे धीरे
धीरे उनका स्कूल से इंटरेस्ट जो है वो हटने लगता है, क्योंकि स्कूल में भी उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और घर पे से भी अलग प्रेशर आ रहा है। और इसी के वजह से क्या रिजल्टेंट हो सकता है, बच्चे क्या है स्कूल से निकल जाते हैं, मतलब स्कूल छोड़ देते हैं, पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। मैक्स टू मैक्स बच्चों के ऊपर आपका ज़्यादातर असर कब तक चलेगा, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, उसके बाद तो नहीं चलेगा। अगर बच्चा एक बार फेल हो जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि जो मेरा टीचर है वो मुझसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है कि मैं पास कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मेरे पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि मुझसे तो पढ़ाई होगी ही नहीं, तो यहाँ पर बच्चों का दिमाग ये चलता है कि चलो अभी आगे पढ़ के मतलब ही नहीं है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। 8th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ लिया, 9 तो पढ़ लिया, अब आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ओके, लास्ट पॉइंट, स्टूडेंट्स कॉज प्रॉब्लम इन क्लासरूम। अगर कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल छोड़ के नहीं भी जाता है तो वो क्लासरूम में क्या करेगा, वो मस्ती करने लगेगा, क्लासरूम को डिस्टर्ब करेगा। जब आप क्लास में पढ़ाओगे उसका ध्यान नहीं लगेगा तो वो दूसरे बच्चों को परेशान करेगा और इसी तरह से वो क्लासरूम में नॉनसेंस क्रिएट करने लगेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगा। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम टीचर्स रोल के बारे में। टीचर क्या रोल प्ले करेंगी इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को ख़त्म करने के लिए, मतलब डेफिसिट थ्योरी के जो डिसएडवांटेजेस है, जो दुष्परिणाम है, उसको एक टीचर को किस तरह से डील करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब कभी भी वो ऐसे स्टूडेंट्स को फेस करे या ऐसे स्टूडेंट्स उनके क्लासरूम्स में हो। बिकॉज यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो सक्सेस है वो टीचर के हाथों में है और टीचर सबसे मेन एलिमेंट है, मेन फैक्टर है, जिसके तहत बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है। तो चलिए फिर पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, टीचर को किस तरह से एक्ट करना चाहिए बच्चों को सुधारने के लिए ऐसी कमजोरियों के साथ आने वाले। स्टूडेंट्स डेलिक्वेंसी मस्ट बी अवॉइडेड। एक टीचर को बच्चों के मन के अंदर जो डेलिक्वेंट बिहेवियर है, जो डेलिक्वेंट फीलिंग है, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि वो अपराधी है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से अलग है, इस टाइप की जो फीलिंग है उस सारे फीलिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और टीचर को एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए सो दैट वो अपना एजुकेशन हो, स्कूल के अंदर हो या फिर बाहर हो, अच्छे से हर एक एक्टिविटीज़ में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाए और वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाए। सेकेंड पॉइंट, अ टीचर मस्ट प्रेज द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आपका स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म करता है किसी भी चीज़ में, एज अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स को तारीफ़ करने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अपने स्टूडेंट की तारीफ़ करोगे उसको तो एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ मेरे टीचर ने मुझको इनकरेज किया है, मेरी तारीफ़ की, उसको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, वो उसके लिए एज अ रिवॉर्ड होगा और दोबारा वो फिर से अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। परफॉर्मेंस रिवॉर्ड के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है इसके बारे में मैंने आपको किसकी थियरी में समझाया था, स्किनर की थियरी में समझाया था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो स्किनर की थियरी देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट में। अ टीचर शुड नोटिस वीकनेस एंड हेल्प टू स्ट्रेंथन देम। मतलब एक टीचर को अपने बच्चों की जो कमज़ोरी है उस चीज़ को नोटिस करना भी ज़रूरी है और साथ ही में आपने नोटिस कर लिया और अपने स्टूडेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं की या उसको इम्प्रूव करने की या उसको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा समझा तो वहाँ पर आप गलत चले जाओगे। आपको अपने स्टूडेंट की सिर्फ कमियों को नहीं देखना है, आपको उनकी कमियों को किस तरह से सुधारना है, किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है और उनकी मदद करनी है सो दैट वो अपनी कमियों को खूबियों में बदल सके। क्लियर? एक और पॉइंट देख लेते हैं हम टीचर के बारे में। पेशेंस इज़ अ की पार्ट ऑफ टीचिंग सच स्टूडेंट्स। सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट को एक टीचर जब भी पढ़ाती है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी डाइवर्सिटी से हो, किसी भी कल्चर से हो, हर एक स्टूडेंट के साथ में एक टीचर को बहुत ही पेशेंटली, मतलब बहुत ही सब्र के साथ में डील करना ज़रूरी है। बिकॉज हर एक बच्चा जो है वो आपके सामने एक न्यू एक्सपीरियंस जो है वो लेकर आता है अपने अपना अलग अलग डाइवर्सिटी से। तो हर किसी को आप अगर पेशेंटली डील करोगे, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखोगे, उनको सेंसिटिवली डील करोगे तो बच्चा क्या है वो आपसे अच्छी चीज़ों को ही सीखेगा और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस जो है एकेडमिक्स में दिखाएगा, मतलब अपने स्कूल में दिखाएगा और साथ ही में इसका असर उसके करियर में पड़ेगा, उसके फ्यूचर में पड़ेगा कि वो कैसा ह्यूमन बीइंग बनता है। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो डेफिसिट थ्योरी का जो कॉन्सिक्वेंसेस है आप उन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को ओवरकम कर सकते हो। तो इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हियर इन एजुकेशन दिस थियोरी इज कंसिडर्ड एज थ्रेट। मतलब एजुकेशन में, शिक्षा में इस थियोरी को सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, डेंजर माना जाता है। बिकॉज
टीचर्स हाई एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि यहाँ पर इस चीज़ को एजुकेशन में खतरा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो टीचर के उम्मीदों का पड़ता है एक बच्चे के परफॉर्मेंस के ऊपर, एक टीचर के एक्सपेक्टेशन का उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से इस थ्योरी को एजुकेशन में एक थ्रेट माना जाता है। पर डेफिसिट थ्योरी जो है वो सिर्फ टीचर का ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम सब, हर एक नॉर्मल व्यक्ति इससे डील करता है। कुछ हद तक हम सब किसी भी पर्सन को पहली बार देख के ही अजम्पशन बना लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। सो यहाँ पर हम ये क्या कह सकते हैं, एज अ टीचर हमको क्या करना चाहिए। सो अ टीचर मस्ट पेशेंटली डील विथ सच स्टूडेंट। टीचर को ऐसे स्टूडेंट के साथ में बहुत ही पेशेंटली, मतलब बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सब्र से डील करना चाहिए। बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू लर्न अ लैंग्वेज एंड लर्न इन स्कूल। क्योंकि स्टूडेंट को एक भाषा को सीखना है, और उनको ये भाषा कहाँ पर सीखना है, घर पे नहीं सीखना है, स्कूल में ही सीखना है, आपको ही सिखाना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में बहुत ही पेशेंटली डील करना पड़ेगा। दे शुड बी लुक्ड अप टू, नॉट लुक डाउन। उन्हें ऊपर देखा जाना चाहिए, नीचे नहीं देखा जाना चाहिए। क्लियर, मतलब उनको नीची नज़रों से नहीं देखा जाना चाहिए, उनको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। हमको ऐसा समझना चाहिए कि ये जो है बच्चा हमारे सामने आया है, इसको हमको डेवलप करना है, इसको हमको नया चीज़ सिखाना है। वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता है, वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है, टीचर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है। क्लियर। सो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। ये हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन टॉपिक का लास्ट सेशन था। हमारे प्रीवियस सेशन के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आपको लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, चॉम्स्की और स्किनर की क्या धारणा थी, पर्सपेक्टिव थी, ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये हमारा आखिरी सेशन था लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि एलर की क्या पर्सपेक्टिव थी, उन्होंने डेफिसिट थ्योरी में क्या समझाने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को समझ में आया है। अगर आपके माइंड में इस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को कमेंट में ज़रूर बताइए, हम वहाँ पर से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना, सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।